Hello, IGNOU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. BPSC 101 का आप लोग का एग्जाम है और हम लोग क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 में कवर कर चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन 10 तक हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न वेलफेयर लिबरलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म, डिस्कस द सेंट्रल टेनेट्स ऑफ लिबरलिज्म। देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लिबरलिज्म पॉलिटिकल थ्योरी की सबसे इन्फ्लुएंशियल आइडियोलॉजी में से एक है। तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और किसी भी लिबरलिज्म पे वो पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम समझते हैं कि लिबरलिज्म है क्या। तो देखो, लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो इंडिविजुअल फ्रीडम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। ओके, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मतलब पॉलिटिकल सोच है एक तरह, ठीक है। इस आइडियोलॉजी का मानना है कि हर इंसान को फ्रीडम, उसके राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सके। सिंपल। अब लिबरलिज्म के डेवलपमेंट के साथ इसके अलग अलग फॉर्म्स भी आए थे। 3 फॉर्म्स हैं, क्लासिकल, मॉडर्न या फिर वेलफेयर और नियो लिबरलिज्म। ओके, एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म। देखो, क्लासिकल लिबरलिज्म 17th से 19th सेंचुरी के बीच डेवलप हुआ था और इसके इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम एंड जे.एस. मिल। ये 4 थिंकर्स हैं, आपको चारों नहीं याद करना है, आप कोई 2 नाम नहीं याद रखोगे तो इनफ रहेगा, ठीक है। देखो, क्लासिकल लिबरल बिलीव करते थे कि इंडिविजुअल जो फ्रीडम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो स्टेट का रोल है ना वो मिनिमम होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट का रोल जो है मिनिमम होना चाहिए। गवर्नमेंट को सिर्फ बेसिक फंक्शन करने चाहिए, जैसे कि लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना, सिटीजन्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, प्रॉपर्टी वगैरह को प्रोटेक्ट करना। बाकी चीजों में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। ओके, तो मेन फीचर्स ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म यही आएंगे कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी का सपोर्ट, फ्री मार्केट इकोनॉमी और साथ साथ नेचुरल राइट्स की प्रोटेक्शन। ओके, मेन इसमें आपको जॉन लॉक का व्यू जो है वो पता होना चाहिए अलग से। देखो, जॉन लॉक ना ये कहते थे कि हर इंडिविजुअल के पास नेचुरल राइट्स होते हैं, जैसे कि उसकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी पे, और गवर्नमेंट का काम है इसको प्रोटेक्ट करना, इन तीनों को, ठीक है। वहीं अगर हम एडम स्मिथ की बात करें तो वो फ्री मार्केट को सपोर्ट करते थे। उनके अकॉर्डिंग मार्केट खुद को रेगुलेट कर सकता है और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने इनविजिबल हैंड का नाम दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इन दोनों पे अलग से भी आ सकते हैं, इसलिए आप यही दोनों नाम इसमें क्लासिकल लिबरलिज्म में याद रखना। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज मॉडर्न और वेलफेयर लिबरलिज्म। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इक्वालिटी जो है बढ़ने लगी थी काफी ज्यादा। तो तब थिंकर्स ने रियलाइज किया कि सिर्फ फ्रीडम देना इनफ नहीं होगा। अगर किसी के पास एजुकेशन या हेल्थ केयर नहीं है तो वो फ्रीडम का यूज कैसे करेगा। अगर उसके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, उसने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं करा, उसके पास पैसा ही नहीं है किसी चीज के लिए, तो अगर हम उसको उसको एक फ्रीडम दे भी देंगे, हेल्थ केयर का फ्रीडम या एजुकेशन का, पर वो अफोर्ड तो कर ही नहीं पा रहा ना वो चीज। तो इसी से वेलफेयर लिबरलिज्म का डेवलपमेंट हुआ था। इसके इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हॉबहाउस और जॉन रॉल्स। ओके, अब इसके देखो मेन, इन थिंकर्स ने कहा था कि स्टेट को एक्टिव रोल लेना चाहिए, थोड़ा बहुत रोल स्टेट का होना चाहिए। तो इसके फीचर्स क्या आ जाते हैं आप याद रखोगे। एक तो वेलफेयर जो है, वेलफेयर स्टेट का सपोर्ट करो, वेलफेयर के लिए काम करेगा स्टेट। एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करो फ्री ऑफ कॉस्ट, पॉवर्टी रिड्यूस करो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो और सोशल जस्टिस को प्रमोट करो। ओके, इसमें पॉजिटिव लिबर्टी की भी बात करी थी। देखो, वेलफेयर लिबरल्स कहते थे कि फ्रीडम सिर्फ रिस्ट्रिक्शन की एब्सेंस नहीं है। देखो, फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम आपको ये चीज नहीं करने से रोक ही नहीं रहे, तो ये चीज फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम का मतलब है अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए। अब आप कल को बोल दो कि हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन आप एजुकेशन में रिजर्वेशन ही नहीं दे रहे, तो जो इंसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसको तो मिलेगा नहीं ना। तो यही कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव लिबर्टी कहलाता है, ठीक है। इसमें आपको जॉन रॉल्स का व्यू भी पता होना चाहिए। रॉल्स के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटीज तभी एक्सेप्टेबल हैं जब उनसे सोसाइटी के वीकेस्ट लोगों को बेनिफिट मिल रहा हो, जिसकी अभी हमने बात करी थी। ओके, फिर इसमें आ जाता है नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म 1970s और 1980s में डेवलप हुआ था और ये वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट रिएक्शन था, उसके अगेंस्ट, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। नियो लिबरल्स कहते थे कि गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है,
इसीलिए स्टेट को छोटा करना चाहिए और मार्केट को ज़्यादा फ्रीडम देना चाहिए। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट थिंकर्स आपके आ जाते हैं मार्गरेट, रोनाल्ड रेगन और फ्रेडरिक हेक एंड मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे। देखो, इनके मेन फीचर्स अगर हम नियो लिबरलिज्म के देखें तो एक तो प्राइवेटाइजेशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा दिया कि गवर्नमेंट का रोल ताकि हट जाए, डी रेगुलेशन मार्केट से हट जाए गवर्नमेंट, फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करना, ये सब इनके फीचर्स थे। ठीक है, नियो लिबरल्स बिलीव करते थे कि मार्केट गवर्नमेंट से ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो मार्केट में तो गवर्नमेंट का बिल्कुल रोल होना ही नहीं चाहिए। ओके, तो देखो, इजी है, क्लासिकल लिबरलिज्म में बिल्कुल स्टेट का लिमिटेड रोल था, वेलफेयर में एक्टिव था, और नियो लिबरलिज्म में उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की बात कर दी थी। ओके, ये आपको पता होने चाहिए तीनों। अब हम आते हैं, इसी में एक कॉन्सेप्ट था सेंट्रल टेनेट्स ऑफ लिबरलिज्म। ओके, सेंट्रल टेनेट्स ऑफ लिबरलिज्म ये आपको पता होने चाहिए। देखो, एक तो इंडिविजुअलिज्म, मेन फीचर्स बताने, इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ध्यान दिया इन्होंने। ठीक है, इंडिविजुअल सोसाइटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बोला है, लिबर्टी पे ध्यान दिया, फ्रीडम का लिबरलिज्म जो है मेन प्रिंसिपल है, इक्वालिटी पे, सब सिटीजन्स लॉ के सामने इक्वल होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया कि गवर्नमेंट भी लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगी, और डेमोक्रेसी पे, राइट्स पे, इन सब पे जो है लिबरलिज्म के सारे ये फीचर्स आ जाते हैं। ऑलराइट, इतना डिफिकल्ट नहीं था, इजी है, अगर आप समझ जाओ तो इजीली आंसर कर सकते हो इसे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। एग्जामिन मिशेल फूको एज अ पोस्ट मॉडर्न थिंकर, डिस्कस हिज व्यूज ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म। वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर इन पॉलिटिकल साइंस, मिशेल फूको। ओके, ये बोलते हैं इन्हें। देखो, एक तो ना, अगर मैं सच कहूँ तो फूको का पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही आइडिया के अराउंड घूमता है। पूरा उसका यूनिट जो है मिशेल फूको, अगर आप नाम सुनोगे ना तो आपको एक ही लाइन याद आनी चाहिए कि ये बोलते थे पावर हर जगह होती है। ठीक है, हर जगह पावर एग्जिस्ट करती है, फैमिली, स्कूल, रिलीजन, हर जगह। ठीक है, तो ये लाइन से आप याद रखोगे तो पूरा आंसर जो है इजीली समझ जाओगे। तो देखो, मिशेल फूको जो थे एक फेमस फ्रेंच फिलोसोफर और पॉलिटिकल थिंकर थे, और इन्हें पोस्ट मॉडर्निज्म का सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर भी माना जाता है। फूको ने ट्रेडिशनल आइडियाज को चैलेंज किया था, जो पुरानी सोच थी हमारी, और बताया था कि पावर सिर्फ गवर्नमेंट या रूलर्स के पास नहीं होती। इनके अकॉर्डिंग पावर सोसाइटी के हर इंस्टीट्यूशन में होती है, हर जगह होती है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, प्रिजन हो, मीडिया हो, सबके पास पावर है। ओके, और ये इंस्टीट्यूशन लोगों के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे बिहेवियर को चेंज करते हैं। इसी वजह से फूको को पोस्ट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है। ओके, अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, तो देखो, पोस्ट मॉडर्निज्म एनलाइटमेंट का आइडियाज को चैलेंज करता था बेसिकली। ठीक है, कि जो एनलाइटमेंट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, एनलाइटमेंट थिंकर्स बेसिकली ये कहते थे कि रीजन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर चीज में लॉजिकल रीजन ढूंढो। ठीक है, और साइंस हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, फैक्ट जो होते हैं ना, वो एग्जिस्ट करते हैं। एनलाइटमेंट थिंकर्स ये मानते थे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स की बात करें तो जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर है वो कहते थे कि हर सोसाइटी और कल्चर अलग होता है, इसीलिए एक ही ट्रुथ जो है वो सब पर अप्लाई नहीं हो सकता, और यहीं से जो है फूको के आइडिया शुरू होते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात करी थी पावर एंड नॉलेज की। देखो, फूको का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है पावर एंड नॉलेज का। फूको कहते हैं कि पावर और नॉलेज जो है अलग नहीं होते। ओके, जो नॉलेज क्रिएट करता है उसके पास पावर भी होती है। जैसे कि देखो, स्कूल वगैरह हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं तो उनके पास पावर भी उतना ही होता है। ओके, बेसिकली यही फूको ने कहा था कि जिसके पास पावर होती है वो डिसाइड करता है कि सोसाइटी में क्या सच माना जाएगा। अब आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में जब हम नर्सरी प्रेप से स्टार्ट करते हैं तो हमें टीचर क्या सिखाती है, टीचर आएगी तो गुड मॉर्निंग बोलो, खड़े होके गुड मॉर्निंग बोलो। तो उनके पास नॉलेज भी है, पावर भी है, वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें सोसाइटी में क्या चीज़ों को सही मानना है और क्या चीज़ों को गलत मानना है। ओके, ऐसे ही अगर आप देखो तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कौन हेल्दी है कौन अनहेल्दी है, तो पावर हुई इनके पास। ऐसे ही जजेस डिसाइड करते हैं कौन क्रिमिनल है कौन इनोसेंट है, यानी नॉलेज भी पावर का सोर्स बन जाती है। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे, नॉलेज क्रिएट्स पावर एंड पावर क्रिएट्स नॉलेज, साइमल्टेनियस चलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं डिस्कोर्स पर, ये इनका सेकंड आइडिया है। देखो, डिस्कोर्स का मतलब है आइडियाज, लैंग्वेज और प्रैक्टिसेस का सिस्टम जो डिसाइड करता है कि सोसाइटी में क्या नॉर्मल है और क्या अब नॉर्मल है, बेसिकली कि क्या सही है और क्या है जिसे हम गलत कह सकते हैं।
देखो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हमें सोसाइटी बताती है कि क्या चीज़ सही है, क्या गुड बिहेवियर है, क्या बैड बिहेवियर है, क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, क्या चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं। तो ये सब डिस्कोर्स के थ्रू डिसाइड होता है। और फूको कहते हैं कि डिस्कोर्स लोगों की थिंकिंग को शेप करता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझो, अगर सोसाइटी बार बार किसी चीज़ को नॉर्मल कहे तो लोग उसे नॉर्मल मान लेते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा हमारे दिमाग में वो चीज़ डाल दी गई है, तो हमें लगता है यही सही है, गवर्नमेंट को हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। तो जो चीज़ें सोसाइटी हमारे दिमाग में डालती है, हम उसे वैसे ही उसी नज़रिए से देखने लग जाते हैं। ओके। फिर आता है आपका जीनियोलॉजिकल मेथड। फूको हिस्ट्री को समझने के लिए एक स्पेशल मेथड यूज़ करते थे जिसे जीनियोलॉजी कहते हैं। और इनके अकॉर्डिंग हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि किसी आइडिया की एग्जैक्ट बिगनिंग क्या थी, कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई, बल्कि हमें ये पूछना चाहिए कि ये आइडिया टाइम के साथ कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे टाइम के साथ चेंज हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, पनिशमेंट जैसे देते हैं किसी को, तो उसका कंसेप्ट कैसे चेंज हुआ है। मेंटल इलनेस को सोसाइटी ने कैसे अब डिफाइन करना शुरू किया, सेक्सुअलिटी को अलग अलग पीरियड में कैसे देखा गया। तो फूको इन सब चेंजेस को स्टडी करते थे। यानी कि जीनियोलॉजी जैसे होती है ना, कि आप एक फादर मदर के जीन्स लेते हो, फिर आपके बच्चों में वो जीन्स जाते हैं, ऐसे ही वो कहते थे कि एक कॉन्सेप्ट को उठा के देखो और देखो कैसे कैसे चेंज हुआ है। तो आइडियाज का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखो। ओके। फिर आते हैं डिसिप्लिनरी पावर एंड पैनोप्टिसिज्म। बहुत फेवरेट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार आता है ये। तो फूको ने अपनी फेमस बुक है एक, डिसिप्लिन एंड पनिश, ठीक है, इसमें बताया कि मॉडर्न सोसाइटी लोगों को फोर्स से नहीं बल्कि सर्वेलेंस से कंट्रोल करती है। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए उन्होंने जेरेमी बेंथम के पेनॉप्टिकन का एग्जाम्पल दिया था। देखो पेनॉप्टिकन क्या होता है, ये ना एक प्रिजन का डिजाइन होता है। पेनॉप्टिकन का मतलब बता रही हूँ मैं आपको, प्रिजन के एक डिजाइन की तरह होता है। जैसे प्रिजन, जो प्रिजन में लोग होते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनको पता नहीं होता कि गार्ड उन्हें देख रहा है या नहीं, है ना। लेकिन क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें देखा जा रहा है, वो खुद को डिसिप्लिन मेंटेन करते थे। तो फूको कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी भी ऐसी है। अब देखो, हर जगह सीसीटीवी कैमराज हैं। आप लोग कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, उस पर रूल्स हैं, आपकी डिजिटल सारे डॉक्यूमेंट्स मॉनिटर हो रहे हैं, आपको स्कूल में सीसीटीवी है, तो आपको हर जगह देखा जा रहा है ना। तो इसी वजह से आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके रखते हो। तो पीपल, हम लोग अच्छे वे में या फिर हम डिसिप्लिन वे में इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें देखा जा रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को फूको ने समझाया था कि कैसे इसे पावर की तरह यूज करा जाता है। ओके। फिर आता है क्रिटिक ऑफ द मॉडर्न इंडिविजुअल। देखो लिबरल थिंकर्स कहते हैं कि इंडिविजुअल कंप्लीटली फ्री और इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन फूको इससे अग्री नहीं करते थे। उनके अकॉर्डिंग हमारी आइडेंटिटी को हमारे आसपास वाले लोग, जैसे कि हमारी फैमिली, एजुकेशन, सोसाइटी, ये सब जो है हमारी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। यानी कि हम पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं होते, हम सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में डेवलप होते हैं। ओके। फूको को देखो बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज भी करा गया था। उनने पावर को सिर्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट तक लिमिटेड रख दिया था कि सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में पावर और किसी के हाथ में नहीं है। उन्होंने ये भी दिखाया कि पावर एवरीडे लाइफ में भी काम करती है। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि फूको पावर पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि रेजिस्टेंस और डेमोक्रेसी के लिए कम स्पेस है। आपने डेमोक्रेसी का तो कंसेप्ट ही हटा दिया ना। आप कह रहे हो हर चीज़ में कंट्रोल है, कंट्रोल है, कंट्रोल है, बट गवर्नमेंट ने हमें अपने राइट्स भी दिए हैं, तो आपने उस चीज़ का कंसेप्ट ही हटा दिया। तो इस चीज़ पे इन्हें क्वेश्चन करा गया था। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो, एग्जामिन लियोटार्ड्स व्यू ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है लियोटार्ड। डिस्कस हिज आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द कमोडिफिकेशन ऑफ नॉलेज। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर पूरे आंसर को एक लाइन में समझना है ना, तो बेसिकली आप ये समझो कि लियोटार्ड क्या कहते थे। लियोटार्ड बेसिकली मानते थे कि आज के ज़माने में नॉलेज भी एक प्रोडक्ट बन गई है जो खरीदी और बेची जा सकती है। सिंपल, ये चीज़ हम देख रहे हैं आजकल होते हैं बहुत ही। इसका एग्जाम्पल तो बहुत ही सिंपल है ना। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि ये थे कौन। देखो, लियोटार्ड एक फेमस फ्रेंच फिलोसोफर थे और पोस्ट मॉडर्निज्म के सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स में से एक माने जाते हैं। इनकी बुक थी द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ठीक है, अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज। इस बुक में इन्होंने मॉडर्न सोसाइटी और नॉलेज के नेचर को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। लियोटार्ड ने एनलाइटमेंट की यूनिवर्सल ट्रुथ और प्रोग्रेस वाले आइडिया को चैलेंज करा था, उसके अगेंस्ट बोला था। और इनके अकॉर्डिंग मॉडर्न वर्ल्ड जो है, जो अभी हम जिसमें जी रहे हैं, इसमें लोग एक ही यूनिवर्सल ट्रुथ पर बिलीव नहीं करते। हम लोग किसी चीज़ को फैक्चुअली बिलीव नहीं करते,
बल्कि हम सबके अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग सोच है, तो हम उस सोच से उन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। अब अगर हम लियोटार्ड का कॉन्सेप्ट देखें पोस्ट मॉडर्न का, तो एक ना बहुत फेमस लाइन है इनकी, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, वरना नहीं। इनक्रेडुअलिटी टुवर्ड्स मेटा मेटा नरेटिव्स। जो अभी हम मेटा मेटा इतना करते रहते हैं ना, यही बात कर रहे हैं। देखो मेटा नरेटिव होता क्या है, पहले ये समझो। मेटा नरेटिव, जिसको हम ग्रैंड नरेटिव भी कहते हैं, वो बड़ी थ्योरीज होती हैं जो क्लेम करती हैं कि वो पूरी दुनिया और हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकती है। जैसे कि ये जितनी भी थ्योरीज है ना, जो ब्लैक होल और ये सब एक्सप्लेन करती है, मेटा नरेटिव्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी हैं। मार्क्सिज्म या साइंटिफिक प्रोग्रेस, एनलाइटमेंट थ्योरी, ये सारी ऐसे मेटा नरेटिव्स हैं। ये थ्योरीज कहती हैं कि उनके पास सोसाइटी को समझने का फाइनल आंसर है, कि आप पूरी सोसाइटी को एक फाइनल तरीके से समझ सकते हो। लेकिन लियोटार्ड इस बात से अग्री नहीं करते थे। इनके अकॉर्डिंग हर सोसाइटी अलग होती है, हर ग्रुप के एक्सपीरियंस अलग होते हैं, इसीलिए कोई भी थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ओके। ऑब्वियसली एक सोसाइटी में विमेन मैन के ही एक्सपीरियंस अलग होते हैं, तो एक थ्योरी सबके एक्सपीरियंस को कैसे एक्सप्लेन करेगी। तो ये चीज को इन्होंने चैलेंज करा था। ओके। अब इनका एक और कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, दैट इज लैंग्वेज गेम्स। ठीक है। इस आइडिया को इन्होंने फिलोसोफर लुडविग से लिया था। और लियोटार्ड कहते हैं कि सोसाइटी में अलग अलग फील्ड्स अलग अलग रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि साइंस हो गया, रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, लॉ हो गया, आर्ट हो गया। सबके ट्रुथ को जज करने के स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, और इसी को हम लोग लैंग्वेज गेम्स कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, साइंस में प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, हर चीज का। रिलीजन में फेथ, आपका विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉ में जो है एविडेंस इंपॉर्टेंट होता है। यानी हर फील्ड के अपने रूल्स हैं, और अपने रूल्स पर हर फील्ड काम करता है, तो इसी को हम लैंग्वेज गेम्स कहते हैं। ठीक है। फिर आते हैं इनके एक और कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कमोडिफिकेशन ऑफ नॉलेज। देखो लियोटार्ड का बहुत फेमस आइडिया था कमोडिफिकेशन ऑफ नॉलेज का। कमोडिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को मार्केट में प्रोडक्ट की तरह खरीदना या बेचना। तो लियोटार्ड के अकॉर्डिंग पहले नॉलेज का पर्पस क्या था? पहले के टाइम पे, लोग पुराने टाइम पे जब पढ़ते थे, तो तब का टाइम था कि वो सच्चाई को जान सकें, सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकें, और लोग ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके। ये सब था पहले नॉलेज का जो मेन पर्पस था। लेकिन आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में नॉलेज भी जो है मार्केट कमोडिटी बन गई है, यानी कि नॉलेज को भी खरीदा और बेचा जा सकता है। तो लियोटार्ड मेनली ये कहते थे कि आज नॉलेज प्रोड्यूस की जाती है प्रॉफिट के लिए। मार्केट में डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतने महंगे महंगे कोर्सेज बिक रहे होते हैं हर चीज़ के, तो ये वही हो रहा है ना, कमोडिफिकेशन हो गया नॉलेज का। ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो हैं, अब यूनिवर्सिटी से नॉलेज देने पर फोकस नहीं करती, वो जॉब मार्केट पे ज़्यादा फोकस करती है। रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह के टॉपिक हमेशा मार्केट फंडिंग की वजह से चलते हैं। इन्फॉर्मेशन खुद एक वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्स बन गया, जिसके पास इन्फॉर्मेशन है उसके पास पावर है। अभी हमने देखा था फूको का एग्जाम्पल, है ना। तो कमोडिफिकेशन तो नॉलेज हो चुकी है ये चीज़ का। ठीक है। अब आता है पैरालॉजी एंड स्मॉल नैरेटिव्स। देखो लियोटार्ड ने सिर्फ क्रिटिसिज्म ही नहीं किया, उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया था चीज़ों का। सबसे पहले आता था पैरालॉजी। पैरालॉजी का मतलब है नए आइडियाज़ को इनकरेज करना, क्रिएटिविटी को सपोर्ट करना, और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करना। तो लियोटार्ड कहते हैं कि सोसाइटी को एक ही ग्रैंड नैरेटिव फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटे छोटे नैरेटिव, यानी कि लोकल एक्सपीरियंस, लोगों के अलग अलग ओपिनियन को जो है इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और इससे जो है माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज ग्रुप को भी स्पेस मिलेगा। ओके। अब देखो इन्हें भी क्रिटिकल इवैल्यूएशन हुआ, इन्हें भी क्रिटिसाइज किया गया। जैसे कि एक इंसान थे, हेबरमास। ठीक है। वो कहते हैं कि अगर हम सब यूनिवर्सल वैल्यूज को रिजेक्ट कर देंगे, तो जैसे कि जस्टिस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, इनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ कॉमन प्रिंसिपल सोसाइटी के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े नैरेटिव रिजेक्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है। सिटीजनशिप हमारी पॉलिटिकल थ्योरी का एक बहुत ही मेजर टॉपिक है। ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। सबसे पहले एक सिंपल सा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, आप इंडियन सिटीजन हो, तो इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ इतना तो नहीं कि आप इंडिया में रहते हो इसलिए, नहीं।
देखो, सिटीजन होने का मतलब है कि आपके पास कुछ राइट्स भी हैं, कुछ आपकी ड्यूटीज भी हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को सिटीजनशिप कहते हैं। ठीक है, अब इसे सिंपल लैंग्वेज में, पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो देखो, सिटीजनशिप पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली इंडिविजुअल और स्टेट के बीच एक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। जब कोई इंसान किसी स्टेट का सिटीजन होता है तो उसे कुछ राइट्स मिलते हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं जो उसे निभानी होती हैं। और मॉडर्न डेमोक्रेसी में सिटीजनशिप सिर्फ आपको एक लीगल स्टेटस नहीं देखा देता, ये नहीं कि आप सिर्फ एक कंट्री में रह रहे हो या फिर आप एक स्टेट में रह रहे हो। ये आपको पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी और आपकी बिलोंगिंगनेस का भी एक सिंपल सिंबल है। ऑलराइट, अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझे सिटीजनशिप का, तो देखो, सिटीजनशिप का मतलब है किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी का फुल मेंबर होना। यानी कि आप वहां पे वोट दे सकते हो, रह सकते हो, अपने ओपिनियन दे सकते हो, अपना लीडर चुन सकते हो। ओके, तो सिटीजनशिप के कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स भी होते हैं। राइट टू वोट होता है आपके पास, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ होती है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्ट करता है, ये सब मिलता है आपको। ठीक है, साथ ही आपकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, लॉ को फॉलो करना, टैक्स वगैरह पे करना, कंट्री के प्रति लॉयल्टी रखना, ये सब। ठीक है, अब हम इसके चार आपको इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पता होने चाहिए सिटीजनशिप के: राइट्स, ड्यूटीज, पार्टिसिपेशन और आइडेंटिटी। ऑलराइट, अब हम देखते हैं ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप कैसे जो है चेंज हुआ है, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहला है सिटीजनशिप इन एंशियंट ग्रीस। देखो, सिटीजनशिप का सबसे पहला डेवलपमेंट ना एंशियंट ग्रीस में हुआ था, स्पेशली एथेंस एक सिटी थी, उसमें हुआ था। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर, हर पर्सन जो है वो सिटीजन नहीं था। सिर्फ जो फ्री एडल्ट मेल्स थे ना, उन्हें सिटीजन माना जाता था। यानी कि विमेन, स्लेव्स और फॉरेनर्स को सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। सिटीजन जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट करते थे। ये हुआ था एथेंस में। ठीक है, यहाँ पे आपको एरिस्टोटल का व्यू भी पता होना चाहिए। एरिस्टोटल ने ह्यूमन बींग्स को पॉलिटिकल एनिमल्स कहा था, और इनके अकॉर्डिंग पब्लिक अफेयर में पार्टिसिपेट करना सिटीजनशिप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। ऑलराइट, सबसे पहले सिटीजनशिप की शुरुआत यहाँ से हुई। फिर आया सिटीजनशिप इन एंशियंट रोम। देखो, रोमन्स ने सिटीजनशिप को और डेवलप करा। इन्होंने सिटीजनशिप को लीगल स्टेटस बना दिया, और रोमन सिटीजन्स को मिलते थे, लीगल प्रोटेक्शन मिलता था, प्रॉपर्टी राइट्स मिलते थे, और एक्सेस टू जस्टिस मिलता था। ओके, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था 212 एडी में हुआ था ये। एक था एम्परर कैरकला। इन्होंने रोमन एम्पायर के सभी फ्री इनहैबिटेंट्स को सिटीजनशिप दे दी थी, और इससे जो है सिटीजनशिप पहले से ज़्यादा इंक्लूसिव बन गई थी, क्योंकि अब मेल फीमेल बच्चे सबको इंक्लूड कर लिया गया था। ओके, फिर आई सिटीजनशिप ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड। देखो, इस पीरियड में सिटीजनशिप का इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो गया। क्यों? क्योंकि सोसाइटी जो है फ्यूडल सिस्टम पर बेस्ड हो गई थी। लोग नेशन स्टेट के सिटीजन कम और फ्यूडल लॉर्ड्स के सब्जेक्ट। जब वो लॉर्ड और स्लेवरी वाला कॉन्सेप्ट आया था, वो इसमें आया था। ठीक है, तो आइडेंटिटी यहाँ पे मेनली बेस्ड थी आपके रिलीजन, बर्थ और फ्यूडल ऑब्लिगेशन पे। तो इसीलिए इक्वल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर फिर से वीक पड़ने लगा था मिडीवल पीरियड में। ओके, फिर आता है लिबरल सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का रिवाइवल एनलाइटमेंट और रेवोल्यूशंस के बाद हुआ। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे, और इन्होंने बेसिकली एम्फोसाइज करा था कि लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिटीजनशिप का अब मतलब बन गया था कि इक्वल लीगल स्टेटस एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ऑलराइट, टीएच मार्शल का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। टीएच मार्शल ने सिटीजनशिप के 3 डायमेंशन बताए थे। एक तो सिविल राइट्स, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब। फिर पॉलिटिकल राइट्स बताए थे, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। और तीसरा सोशल राइट्स, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, ये सब। ओके, तो मार्शल पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखोगे आप। अगर हम आज की बात करें, कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड की, तो आज के टाइम में सिटीजनशिप और भी ब्रॉड हो गई है। अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसे कि मल्टीकल्चरलिज्म, माइनॉरिटी के राइट्स, ग्लोबलाइजेशन, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट थिंकर है किमलिका। इनका कहना था कि माइनॉरिटी को सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स ही नहीं बल्कि स्पेशल ग्रुप राइट्स भी मिलने चाहिए। और आज जो है ग्लोबल सिटीजनशिप का आइडिया और भी पॉपुलर हो गया है, और इसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ अपनी कंट्री के ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम जब सिटीजनशिप, हमें जो मिली है सिटीजनशिप, उसके अकॉर्डिंग। ऑलराइट,
तो ये हो गए आप लोग के 10 क्वेश्चन डिस्कस। मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करे हैं। इस पीडीएफ में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्वियसली। इस पीडीएफ में टोटल हमारे पास अराउंड, हम देख लेते हैं, 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ शॉर्ट नोट्स भी हैं। देखो, अगर आप लोग ये 10 क्वेश्चन कर लो तो आप इजीली एग्जाम में पास हो सकते हो। लेकिन अगर आप लोग को एक अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप लोग सारा ही पीडीएफ कर सकते हो। और इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। आप वहाँ पे मुझे सब्जेक्ट को टेक्स्ट कर सकते हो और ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। पीडीएफ का प्राइस रहेगा ₹45, मैंने पहले ही बता रखा है। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हो ये अमाउंट पे करने के लिए, तो आप ये पूरा पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।